हम विशाल गुप्ता के घर में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। विशाल गुप्ता किसी भी वक्त आ सकता था। गो उसके इस्तकबाल को हम ज़हनी तौर पर तो पहले ही तैयार थे, मगर अब जिस्मानी तौर पर भी चौकन्ने हो गए थे। अपनी मौजूदगी के सारे निशान हमने मिटा दिए। जूस के खाली डिब्बे और बोतलें वगैरह कूड़ा करकट की टोकरी में डाली और कान दरवाजे की तरफ लगा दिए। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। उसकी रोजमर्रा तब्दील नहीं हुई थी। 3:30 बजे के करीब दरवाजे पर आहट हुई और हम उसकी ख्वाबगाह में घुसकर दरवाजे के दाएं बाएं खड़े हो गए। दबीज कालीन की वजह से उसके कदमों की चाप नहीं उभरी थी। यूं लगा वो एकदम दरवाजे पर नमूदार हुआ हो। वो अकेला था। अंदर आते ही कुर्सी पर नशिस्त संभाली और जूतों के तस्मे खोलने लगा। अगर चाहो तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ, मजाहिया अंदाज में कहते हुए मैं आगे बढ़ा। उसके सर पर गोया पहाड़ आन गिरा था। वो उछल कर खड़ा हो गया। हाथ कोट की जेब की तरफ बढ़ा, मगर मेरे हाथ में साइलेंसर लगा पिस्तौल देखते ही उसने हाथ पहलू में गिरा लिया। पहले झटके से संभलते ही उसने बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में पूछा, संदीप तुम कैसे आना हुआ? मैं इत्मीनान से बोला। गपशप करने को दिल कर रहा था और लॉरा ब्राउन की भी जिद थी कि विशाल साहब से मुलाकात की जाए। वो हकलाया कि क्यों नहीं, आइए तशरीफ रखिए। मैं लॉरा की तरफ देखे बगैर बोला, मैडम तुम रिहाइश गाह का दाखिली दरवाजा बंद कर दो। वो खामोशी से बाहर निकल गई। मैंने हाथ विशाल की तरफ बढ़ाया। पिस्तौल मेरे हवाले करो, खामखा का वजन उठाया हुआ है। खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए उसने मरे मरे हाथों से अपना पिस्तौल निकाल कर मेरी जानिब बढ़ा दिया। डेजर्ट ईगल 9mm को पसंदीदगी की नजरों से देखते हुए मैंने पीठ पीछे पतलून में उड़स लिया। मैंने खुद बेड पर नशिस्त संभाल ली। वो बोला, संदीप यकीन जानो मेरी हैसियत एक आम से मोहरे से बढ़कर नहीं। उसके बार बार संदीप कहने पर मैं मोतरिज हुआ, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? वो हकलाया, कोई खास नहीं जानता। मैं खिलखिलाकर हंसा, मजाक ना करो यार। वो बोला, तुम्हारा नाम राजा ज़ीशान हैदर है और पाकिस्तानी स्नाइपर हो, बस इतना पता है। लॉरा अंदर आई। मैंने पूछा, लॉरा के बारे में भी कुछ नहीं जानते? वो बोला, इतना ही पता है जितना शूटिंग क्लब में इसका तारुफ करवाते हुए बताया गया था। लॉरा ने एतराज किया, राजा ये अंग्रेजी जानता है और हिंदी सुनकर मुझे उलझन होती है। मैं अंग्रेजी में बोला, विशाल गुप्ता साहब तुम्हारी वजह से मैं जितनी अजियतें और तकलीफ झेल चुका हूँ उसकी तफसील तो नहीं बता सकता, अलबत्ता वैसा ही तुम्हारे साथ करके दिखा सकता हूँ। भोले बनने का नाटक छोड़ो और जितना कुछ मालूम है उगल दो। यकीनन अपनी चमड़ी और जान बचाने में कामयाब हो जाओगे। और तुम्हें मालूम होना चाहिए गुज़श्ता चंद दिनों में अजियत रसानी के इतने तरीके सीख चुका हूँ कि तुम चंद मिनट नहीं निकाल पाओगे। वो थूक निगलते हुए बोला, जान बख्शी का वादा करो, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। मैं उसकी आंखों में झांकते हुए नरमी से बोला, अगर सब कुछ आराम से उगल दो तो तुम्हारा कसूर माफ किया जा सकता है। और ख्याल रहे काफी बातों का हमें पता चल चुका है। जरा सी गलत बयानी से हमारी हमदर्दियां खो दोगे, इसलिए खूब सोच समझ कर बोलना। और फिक्र न करो, वक्त बहुत है। खुश्क लबों को तर करते हुए वो लजाजत से बोला, थोड़ा पीने को मिल सकता है? लॉरा बोली, क्या पियोगे? और वो अलमारी की तरफ बढ़ गई। वो थूक निगलते हुए बोला, विस्की। लॉरा एक सुनहरे मशरूब की बोतल और 2 गिलास उठाकर करीब आ गई। एक गिलास में गलाजत उंडेल कर विशाल की तरफ खिसकाया और दूसरा अपने लिए भरने लगी। विशाल ने एक गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। लॉरा की नजरें मेरी जानिब उठी। अपना गिलास मेज पर रख कर वो फ्रिज की तरफ बढ़ गई। वापसी पर हाथ में ठंडा मशरूब था। शुक्रिया। मशरूब पकड़ने को मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। उसी वक्त जैसे बिजली चमकती है, विशाल के पांव की भरपूर ठोकर मेरे पिस्तौल पर लगी। पिस्तौल मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। अगले ही लम्हे उसने लॉरा को छाप लिया। एक बाजू गले में डालकर उसने लॉरा की पुश्त अपनी छाती से लगा ली। यकीनन वो पहले डरने का नाटक कर रहा था। उसका भाई जेर जमीन दुनिया का नामवर दादा था। वो खुद उसका दस्तराज था। यकीनन इतना बोदा नहीं हो सकता था कि हाथ पांव न मारता। मैं लाशऊरी तौर पर इसलिए बेफिक्र था कि मेरी नजर में वो लड़ाई भिड़ाई के फन से ना आशना था और उसकी वजह उसका पहली मुलाकात में 3 आदमियों से मार खाते हुए मिलना था। यकीनन तब ड्रामा ही रचाया गया था। ममता दीदी का घर छोड़ने के बाद वो मुझे ऐसा ठिकाना देना चाहते थे जहां मैं हर वक्त उनकी नजर में रहता, और इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था जो उन्होंने सोचा था। मुझे विशाल गुप्ता पर एहसान करने के जोम में मुब्तला करके उन्होंने अपना मतलब हासिल कर लिया। सियाने कहते हैं, जिसका काम उसी को साझे और करे तो ठींगा बाजे। और बिलाशुबा जासूसी बहुत मुश्किल और दुश्वार काम है। मैं जासूस नहीं था कि इतनी गहराई में सोच सकता। मेरा दिमाग स्नाइपिंग के बारे में ज्यादा तेज था। यकीनन कोई तरबियत याफ्ता जासूस होता तो मुसलसल इत्तेफाकात पर चौंक जाता। ममता दीदी का मिलना और फिर उनके घर से निकलते ही विशाल गुप्ता से मुलाकात और उसका फौरन अपने पास रहने की पेशकश करना, मेरे माजी के बारे में सरसरी सा पूछ कर मुतमईन हो जाना और अपना मुहाफिज
मुहाफिज बना लेना वगैरह। लॉरा ने मचल कर उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर विशाल ने उसका एक बाजू सख्ती से मरोड़कर उसकी पीठ से लगाया और अपना दायां बाजू उसके गले में डालकर गिरफ्त सख्त कर ली। लॉरा लड़ाई भिड़ाई के फन से आशना थी, मगर उस वक्त बेबस नजर आ रही थी। लॉरा को काबू करते ही उसने सख्त लहजे में धमकी दी, अगर करीब आने की कोशिश की तो इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। उसे नजरअंदाज करते हुए मैं इत्मीनान से पिस्तौल की तरफ बढ़ गया। गो मेरे पास विशाल गुप्ता का डेजर्ट ईगल 9mm मौजूद था, मगर उस पर साइलेंसर नहीं था। ग्लॉक उठाकर मैं मुतबस्सम हुआ। गुप्ता जी, इस तितली से जो फायदा उठाना था मैंने उठा लिया। अब ये बासी खाने जितनी अहमियत रखती है और इसका मरना जीना मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता। तुम शौक से इसकी गर्दन मरोड़ सकते हो। मेरा पुरएतमाद लहजा और इत्मीनान भरा अंदाज उसे जिज़बिज़ कर गया। बोला, कह रहा हूँ पिस्तौल फेंक दो वरना इसकी जान जाएगी। उसकी फीकी धमकी उसकी बौखलाहट आश्कार कर रही थी। अचानक मैंने उसकी आंखों में तेज चमक उभरती देखी। एकदम मैं जान गया कि उसने लॉरा की जीन्स में उड़सा हुआ पिस्तौल महसूस कर लिया है। लॉरा का हाथ आजाद करते हुए उसने फौरन पिस्तौल तक रसाई पाई और पिस्तौल बरामद करते ही बैरल लॉरा की कनपटी से लगा दी, मगर ये ध्यान नहीं रखा था कि पिस्तौल कॉक नहीं है और एक हाथ से पिस्तौल को कॉक करना मुमकिन नहीं था। कॉक करने को उसे एक हाथ से पिस्तौल पर गिरफ्त रखते हुए दूसरे हाथ से पिस्तौल की स्लाइड को पीछे खींचकर छोड़ना था। गो इसमें सेकंड भर ही खर्च होना था, मगर ऐसे हालात में सेकंड की अहमियत घंटे से भी बढ़ जाती है। पिस्तौल हासिल करते ही उसके लहजे में एतमाद बढ़ गया था। बोला, मेरे 3 गिनने तक अगर तुमने पिस्तौल न फेंका तो ये काम से गई। मैंने कहा, मिस्टर विशाल, जानते हो जब हवा दाएं से बाएं चल रही हो तो स्नाइपर अपनी शिस्त हदफ पर किस जगह साधता है। यकीनन सबसे पहले वो उसे गैर मुसल्ला करना चाहेगा। बाकी रही गिनती तो वो तुम अपने लिए गिन रहे हो। मैंने बैनुसतूर लॉरा तक अपना इरादा पहुंचाया कि मैं विशाल गुप्ता पर फायर करने वाला हूं और फायर भी उसके पिस्तौल पर करूंगा, और ये भी वाज़ेह किया कि उसकी गिनती मेरी गिनती है, ताकि उसके 3 कहते ही लॉरा अपनी गर्दन बाएं झुकाए। यूं मुझे ज्यादा हदफ मिल जाता। अब मालूम नहीं उसके भेजे में मेरी बात बैठी थी कि नहीं, अलबत्ता मैं फायर के लिए तैयार हो गया था। विशाल गुप्ता चंद कदम के फासले पर खड़ा था और इतने कम फासले पर भी पिस्तौल की गोली से बारीक बीनी से निशाना साधना आसान न था, मगर फायर करते हुए मैंने खतरा मोल लेने की परवाह कभी न की थी। सिर्फ पलवशा के सर पर रखे ग्लास को निशाना बनाने के अलावा मेरी उंगली कभी ट्रिगर पर नहीं कांपी। विशाल गुप्ता बोला, अपनी बकवास पास रखो और बेहतर होगा कि पिस्तौल फेंक दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में इस बुलबुल के लिए क्या जज्बात छुपे हैं, और अगर इसकी परवाह न होती तो मुकालमेबाजी में वक्त जाया न करते। मैंने कहा, मिस्टर विशाल, ये मेरी महबूबा है न बीवी, और गुज़श्ता 1 हफ्ते से मेरे साथ एक ही बेड पर सो रही है, तो अब खुद अंदाजा कर लो इसकी कितनी अहमियत बाकी रह गई है। वो जल्लाते हुए बोला, झूठ बोल रहे हो। उसे गिनती करना भूल गया था। मैंने कहा, तुम्हें शायद 1 से आगे गिनती नहीं आती। चलो मैं गिन लेता हूँ, 2। मैंने उसकी गिनती आगे बढ़ाई कि उसके बगैर मैं ट्रिगर दबाने के लम्हे से लॉरा को बाखबर नहीं रख सकता था। विशाल बोला, मुस्ले, धमकी नहीं दे रहा। कता कलामी करते हुए मैंने गिनती मुकम्मल की, 3। मेरे 3 कहते ही लॉरा ने एकदम अपना सर दाएं जानिब झुकाया। विशाल को लगा वो जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है। उसने दाएं हाथ की गिरफ्त उसकी गर्दन पर सख्त करना चाही, मगर इससे पहले मैं ट्रिगर दबा चुका था। ठक की आवाज के साथ उसके मुंह से जोरदार कराह निकली। मैंने जानबूझकर गोली पिस्तौल पर मारने की बजाय उसके हाथ की पुश्त पर ठोकी थी, क्योंकि पिस्तौल पर लगने की सूरत में गोली उचटकर लॉरा को नुकसान पहुंचा सकती थी और मैं अपने साथी को खतरे में नहीं डाल सकता था। एकदम लॉरा को गिरफ्त से आजाद करते हुए उसने अपना जख्मी हाथ दबा लिया था। गर्दन से बाजू हटते ही लॉरा मुड़ी। अगले ही लम्हे उसका भरपूर मुक्का विशाल की ठोड़ी पर लगा। वो लहरा कर नीचे गिर गया। लॉरा ने उसे ठोकरों पर रख लिया। उसकी जबान पांव से भी तेज चल रही थी। हरामी, गलीज सुअर, तेरी माँ। यकीनन विशाल ने उसे जकड़ते वक्त नाजेबा हरकत भी की थी। तभी लॉरा का गुस्सा आसमान को छू रहा था। आजादी निस्वां की अलम बरदार और मेरा जिस्म मेरी मर्जी के दावेदार के जिस्म में शायद किसी मशरकी लड़की की रूह मुक़य्यद थी, क्योंकि इससे पहले भी छेड़ने वालों पर वो यूं ही तब जाया करती थी। विशाल मजरूब हाथ को पकड़े हुए दर्द से कराहता रहा। मैंने पिस्तौल उठाकर लॉरा की तरफ बढ़ाया। ये लो और इसे मेरे लिए छोड़ दो। पिस्तौल लेते हुए वो मुझ पर चढ़ दौड़ी। क्या बकवास कर रहे थे? तुम्हारे साथ सोती रही हूँ। मैंने कहा, क्या लगता है ये वक्त तकरार का है? मेरा लहजा हद से ज्यादा खुश्क बल्कि उसे डांटने वाला था। वो ठिठक कर रुकी और पीछे हट गई। मैं अंदाजा न लगा सका कि खफा थी, नादिम थी, डर गई थी या गुस्से में थी। मैंने तेज धार चाकू से बिस्तर की कीमती चादर से पट्टी फाड़ी और कसकर विशाल के जख्मी बाजू पर बांधी कि खून का इखराज रोकना जरूरी था। वो अजियत भरे अंदाज में कराहता रहा। साइलेंसर लगे पिस्तौल की बैरल से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाते हुए मैं
जहरखंद हुआ। यकीनन मेरी हमदर्दी तुम्हें नहीं चाहिए थी, तभी अजियतों का इंतखाब किया। वो मिनमिनाया, मुझे माफ कर दो। मैं उर्दू में बोला, शायद कर भी दूं, मगर ये गोरी अपनी तौहीन माफ करने पर तैयार न होगी। वो नदामत से बोला, कसम से तौहीन के इरादे से नहीं छुआ, बस खुद पर काबू नहीं रहा था। मैंने कहा, खैर ये बात का मसला है, पहले कुछ और बातें हो जाएं। इत्मीनान भरे अंदाज में कहते हुए मैंने तफ्तीश का आगाज किया। तुम एजेंसी के मुखबर हो या तरबियत याफ्ता सिपाही हो? वो कराहते हुए बोला, हमारा रॉ के साथ मुआहिदा है। मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकूबी को हम उनका साथ देते हैं और वो हमारे गैर कानूनी धंधों से आंखें बंद रखते हैं। मैंने अगला सवाल पूछा, शुक्ला के साथ क्या ताल्लुक है? वो बोला, हमारे काफी धंधों का सरपरस्त वही है, इससे एजेंसियां भी बेखबर नहीं है, मगर शुक्ला के ताल्लुकात आला हलकों तक फैले हैं और उसके खिलाफ कुछ साबित करना समझो नामुमकिन है। और फिर मैं मुसलसल सवाल पूछता गया। उसने साफ गोई से सब कुछ उगल दिया था, क्योंकि मैंने चंद सवाल ऐसे भी पूछे थे जिनके बारे में मुझे पहले से मालूम था और उसने दुरुस्त जवाब दिया था। उसकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही था कि डीनू की शहादत के वक्त ही मैं करण चावला की नजरों में आ गया था। उसने न सिर्फ मेरी मौजूदगी का अंदाजा लगा लिया था, बल्कि बेड के करीब फैले खून को देखकर उसे मेरे जख्मी होने का भी पता चल गया था। लेकिन मेरे मकामी मददगारों को गिरफ्तार करने के लालच में उसने मुझे आर्जी तौर पर जाने दिया। मेरे जख्मी होने की वजह से उन्हें मेरा रुख अपनी मर्जी की समत मोड़ने में आसानी रही। दाहिनी दीवार के साथ गमलों का रैक उन्होंने खुद रखा था ताकि मैं उसी समत का रुख करूं। यकीनन एक जख्मी को दीवार उबूर करने के लिए सहारे की जरूरत थी। गो दीवार की निस्बत दरवाजे से निकलना ज्यादा आसान था, मगर दरवाजे के सामने उन्होंने पहरेदार मुतय्यन कर दिया था ताकि मैं दरवाजे से न निकल सकूं। ममता दीदी के घर से निकलते वक्त एक तो मेरी कलाई पर मखसूस घड़ी बंधी हुई थी जिसमें ट्रैकर छुपा हुआ था, दूसरा उन्होंने विशाल गुप्ता वाला ड्रामा करके एक बार फिर मुझे अपनी निगरानी में रख लिया, क्योंकि मैं घड़ी किसी भी वक्त उतार सकता था। ममता दीदी से मेरी अकीदत उनकी नजरों में किसी खास अहमियत की हामिल नहीं हो सकती थी। यूं भी जासूस जज्बात और एहसासात को पसे पुश्त रख कर सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की सलामती का सोचता है। कई बार इखलाकी ज़ाब्तों और किरदार को मुल्क की सलामती की खातिर कुर्बान करना पड़ता है। अपने मुहाफिज बनाने के बाद विशाल गुप्ता ने मुझे खुली छूट देना थी ताकि मैं इत्मीनान से अपने साथियों से राब्ता कर सकता और करण चावला उनके ठिकाने तक पहुंचने के बाद मुझे भी गिरफ्तार कर लेता। मगर इस मंसूबे की राह में शुक्ला आन टपका। उन्हीं दिनों लॉरा ब्राउन की आमद हुई थी और शुक्ला स्नाइपर राइफलों की खरीदारी में संजीदा था। मगर लॉरा ब्राउन से पहली मुलाकात के बाद उसने लंदन में अपने कारिंदों के जरिए लॉरा के बारे में मालूमात लेना चाही। तब उसे लॉरा के केस तक रसाई हुई और ये जानते ही उसके दिल में लॉरा के हुसूल की गलीज ख्वाहिश के साथ SR1 को हथियाने का शैतानी मंसूबा पैदा हुआ। सोने पर सुहागा एक पाकिस्तानी जासूस की दस्तयाबी थी कि मेरी वजह से लॉरा के जुर्म का वजन कई गुना बढ़ गया था। अब पिछले एक हफ्ते से वो पागलों की तरह हमारी तलाश में सरगर्दा थे, लेकिन उनकी तलाश बावर साबित नहीं हुई थी। लॉरा के कहने पर डेविड ने भी अब तक SR1 नहीं भिजवाई थी। गो शुक्ला के पास लॉरा की वीडियोस मौजूद थी, मगर हम दोनों के फरार की वजह से इन वीडियोस की अहमियत खत्म हो गई थी, क्योंकि जिस जुर्म का मंसूबा बना था वो अंजाम को नहीं पहुंचा था। अब लॉरा की वीडियो के कई एहतमाल मुमकिन थे और वीडियो को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं रहा था। लॉरा की सहूलत को मैं विशाल से अंग्रेजी में महवे गुफ्तगू रहा। वो दौरान गुफ्तगू ला ताल्लुक और बेपरवाह सी बैठी रही। यकीनन मेरे डांटने को उसने शिद्दत से महसूस किया था। मैंने कहा, करण चावला कहाँ मिल सकता है? चूंकि मेरा इरादा उसे जिंदा छोड़ने का था, इसलिए मैं ऐसे अंदाज में सवाल कर रहा था कि उन्हें मेरे अगले इक़दाम के बारे में अंदाजा लगाने में आसानी न हो। विशाल ने कहा, वो बज़ाहिर एक कारोबारी शख्सियत है, उमूमन अपनी कंपनी के दफ्तर में मिलता है। मेरे पूछने पर उसने कंपनी का नाम पता बता दिया। मैंने पूछा, यकीनन अपनी हिफाजत के एहतमाम तो करता होगा। विशाल के होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट उभरी। बोला, करण चावला ऐसी बला का नाम है कि लोगों को उससे बचने की जरूरत है। अलबत्ता रोजमर्रा काम के चंद बंदे उसके दाएं बाएं मौजूद रहते हैं। मैंने पूछा, शुक्ला का आता पता? वो बोला, अपने महल के अलावा उसका मखसूस ठिकाना किसी को मालूम नहीं है और ना उसके बारे में कोई ज्यादा जानता है। मैंने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके खास आदमी हो। बोला, उसका ताल्लुक राजपूत भाई से है और मुझे भी राजपूत भाई के वास्ते से कभी कभार शर्फ मुलाकात बख्श देता है, वो भी जब उसे मुझसे कोई काम हो। मैंने फौरन पूछा, और राजपूत दादा कहाँ मिलेगा? उसने नसीहत की, बेहतर होगा भेड़ों के छत्ते में हाथ न डालो और तबई उम्र तक जिंदगी के मजे लूटो।
मैं तंजिया अंदाज में बोला, और ये गलत फहमी तुम्हें कब से है कि राजपूत दादा पर हाथ डालना इतना मुश्किल है? वो मानीखेज अंदाज में बोला, क्षमा चाहता हूँ। मैं अगले सवाल पर आया, ममता दीदी कहाँ मिलेगी? वो हंसा। उसका नाम सुनीता जायसवाल है, बहुत चालू पुर्जा है, खतरनाक, चालाक और मतलब परस्त। सिवाय करण चावला के किसी को पट्टे पर हाथ नहीं धरने देती। मेरे दिमाग को झटका लगा। वो डीनू से श्रद्धा सहना बनकर टकराई थी, मुझे ममता के नाम से मिली और असल नाम सुनीता जायसवाल था। ये भी मुमकिन था कि सुनीता भी उसका असल नाम न हो। बहरहाल वो कैसी भी थी, मुझे विशाल का अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा न लगा। मैं उस पर चढ़ दौड़ा। मिस्टर गुप्ता, तुम्हारी पहली गलती जानते हुए मैं छोड़ रहा हूँ। अगर इसके बाद ममता दीदी के बारे में बकवास करने का सोचा भी तो जिंदगी की जमानत खो बैठोगे। उनका नाम ममता है, श्रद्धा है या सुनीता, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये याद रखना कि वो मेरी दीदी है। वो जल्दी से बोला, गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। मैंने सरजनिश की, गलतियां करने वालों की जिंदगी उमूमन मुख्तसर होती है। उसने नदामत जाहिर की, दोबारा मौका नहीं दूंगा। मैं जहरखंद हुआ, मैं भी। विशाल जल्दी से ममता दीदी के बारे में तफसील बताने लगा। उसकी रिहाइश आनंद नगर में है, मगर वो कभी कभार ही वहाँ जाती है। गाहे गाहे करण चावला के दफ्तर में भी नजर आती है। रॉ के हेडक्वार्टर में भी उसकी रिहाइश रहती है और दौरान ड्यूटी किसी होटल, रेस्टोरेंट या गेस्ट रूम वगैरह में भी रात गुजार लेती है। बज़ाहिर आवारा मिजाज, बेबाक और आसान लगती है, मगर दरपर्दा मजबूत किरदार की मालिक है। करण चावला को पसंद करती है और वो भी उस पर जान देता है। शायद जल्द ही शादी कर लें। मैंने बगैर किसी मतलब के पूछा, सुल्तान दादा कैसा शख्स है? वो साफ गोई से बोला, काम से काम रखने वाला आदमी है। मैंने कहा, जनरल दलबीर सिंह सुहाग के बारे में कुछ जानते हो? उन्हें भटकाने के लिए मैंने इंडियन आर्मी के एक सीनियर जनरल का नाम लिया। विशाल ने नफी में सर हिलाया, बोला, धीरेंद्र शुक्ला के अलावा आर्मी के किसी रिटायर्ड या हाजिर सर्विस ऑफिसर से ताल्लुकात नहीं है। मैंने एक और जनरल का नाम पूछा। फिर तो तुम जनरल रावत साहब के बारे में भी कुछ नहीं जानते होगे। वो बोला, उसका तो नाम भी नहीं सुना। मैंने कहा, क्या शुक्ला को मालूम होगा कश्मीर के महाज पर अब किस जनरल ने तैनात होना है? वो बोला, क्षमा चाहता हूँ, मगर आर्मी से मुतल्लिका मालूमात आपको करण चावला या फिर शुक्ला साहब से मालूम होंगी। आपकी दीदी भी अंदर की खबरें रखने की माहिर है, उससे भी कारामद मालूमात मिल सकती हैं। मैंने कहा, तुम्हारा भाई कोई रहनुमाई कर सकता है? विशाल ने नफी में सर हिला दिया। मैंने चंद और बेमकसद सवाल करके तफ्तीश खत्म करने का ऐलान किया। जान बचाने की कितनी कीमत अदा कर सकते हो? उसने गेंद वापस फेंकी, आप मांगे? मैंने बगैर सोचे कहा, 20 लाख। उसने इस बात में सर हिलाने में देर न की, मंजूर है। मैंने लौरा को मुखातिब किया, तुमने कुछ पूछना है? उसने बेरुखी से चेहरा मोड़ लिया, सख्त नाराज और खफा दिखाई दे रही थी। बिलाशुबा लड़कियों का रूठना लाड उठवाने और अपनी अहमियत जताने को होता है, मगर ऐसा रवैया अपने महबूब के लिए रवा रखती हैं। हर ऐरे गैरे से खफा कोई बेवकूफ ही हो सकती है, और मुझे लौरा से बेवकूफी की तवक्को न थी। उसे अपने हाल पर छोड़ते हुए मैंने विशाल को उठने का इशारा किया। मुझे साथ लिए वो कोत की समत बढ़ गया। हथियारों की एक अलमारी को हल्का सा धक्का देकर उसने उल्टा घुमाया। घूमते ही अलमारी दाएं बाएं खिसकने को तैयार हो गई थी। अलमारी को दाएं जानिब धकेलने पर अकब से मजबूत फौलाद की तिजोरी की झलक दिखाई दी। मखसूस नंबर मिलाकर उसने दरवाजा खोला। तिजोरी में काफी दौलत मौजूद थी, मगर मैं मुंह मांगा मुतालिबा पेश कर चुका था। अब ज्यादा दौलत को देखकर जबान से फिरना किसी तौर मुनासिब नहीं था। उसने गन के बड़े नोटों की 10 गड्डियां मेरी जानिब बढ़ा दी। तिजोरी कुफल करके और अलमारी सीधी करके उसे छुपा दिया। मोमी लिफाफे में लपेटकर मैंने प्लास्टिक के मजबूत बैग में रकम और SR1 का थैला मुंतकिल किया और बैग कंधों में पहन लिया। ख्वाबगाह की तरफ बढ़ते हुए मैंने इरादा जाहिर किया, एक बात याद रखना, दोबारा यहाँ आने का मौका मिला तो तिजोरी में झाड़ू फेर कर जाऊंगा। विशाल फीके लहजे में बोला, मुझे लगा था आप अभी ये काम करेंगे। मैं मुतबस्सम हुआ, मुसलमान जबान देकर नहीं फिरा करता। वो तहसीन आमेज लहजे में बोला, सिर्फ सुनता तो कभी यकीन न करता। मैंने मुतालबा किया, हमें कोठी से बाहर छोड़ कर आओ। वो बोला, यकीनन आप मुझे यरगमाल बनाकर कुछ फासले तक साथ ले जाएंगे, तो क्यों ना जाने से पहले मेरी मरहम पट्टी कर दें, यहाँ तिब्बी इमदाद का सामान मौजूद है। मैंने पसंदीदगी से सर हिला दिया। अगले 10-15 मिनट में उसकी मरहम पट्टी करके हम जाने को तैयार थे। लौरा की खफगी की परवाह किए बगैर मैंने उसे जिम्मेदारी सौंपी, इस पर नजर रखो, मैं सामान ले आऊं, और मैं दूसरी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। लौरा का बुर्का बैग में ठूस कर बाहर निकल आया। मैं नहीं चाहता था कि विशाल गुप्ता को लौरा के नकाब ओढ़ने की बाबत पता चले, यूं उनका ध्यान नकाब पोश लड़कियों पर मरकूज हो जाता। गो उनके लिए ये एहतमाल सोचना मुश्किल न था, मगर यकीन और जन में बहुत फर्क होता है, और मैं उनके गुमान को यकीन में नहीं बदलना चाहता था।
मेरी वापसी तक लौरा कड़े तेवरों से विशाल को घूरती रही, मगर जख्मी विशाल की हैसियत पर कटे परिंदे की सी थी, जो उड़ना तो जानता हो मगर परों का कटना उसकी राह में रुकावट हो। बाहर निकलने से पहले मैंने उसे मुतनब्बे करना जरूरी समझा। यकीनन गलत हरकत का अंजाम तुम जानते हो। वो फीकी मुस्कुराहट से बोला, अब गलती नहीं होगी। मैंने विशाल के जख्मी हाथ पर उसका एक कोट यूं डाल दिया था जैसे कोई गर्मी की वजह से कोट उतार कर बाजू पर डाल ले। यूं उसका जख्मी हाथ छुप गया था। अपना पिस्तौल पतलून में उड़स कर मैंने लौरा को उसके साथ कदम मिलाकर चलने को कहा और खुद एक कदम पीछे चलने लगा। उसकी रिहाइशगाह से बाहर आकर मैं बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गया था। उन्हें खामोशी से चलते देखकर मैंने हिदायत दी, दोनों मुस्कुराकर दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करते हुए चलो। लौरा का मूड ऑफ था, मगर हालात की नजाकत उसकी नजर से ओझल नहीं थी। विशाल के ठीक बाजू में बाजू डालकर लौरा उससे चिपक कर चलने लगी। विशाल उसका पुराना चाहने वाला था, इस इनायत पर खिल उठा। गो उसे भी लौरा की कुर्बत की वजह अच्छी तरह मालूम थी, मगर चाहने वाले आम खाते हैं, पेड़ नहीं गिनते। चंद मुलाजिमों से सामना हुआ, मगर वो अदब से नमस्ते कहकर अपने रास्ते चलते रहे। शाम का मलकजा अंधेरा फैल गया था। हमने विशाल गुप्ता से तफ्तीश में काफी वक्त गुजारा था। पार्किंग में जाकर लौरा ने ड्राइविंग सीट संभाली। विशाल उसके पहलू में बैठ गया। मैंने अकबी नशिस्त पर कब्जा जमाया और हम चल पड़े। चौकीदार ने कार की रोशन बत्तियां देखते ही दरवाजा खोल दिया। विशाल की कोठी से निकलकर हम गली में मुड़े और फिर सड़क पर पहुंचते ही मैंने लौरा को कार रोकने का कहा। उसने बगैर इस्तिफसार के ब्रेक दबा दी। मिस्टर विशाल, तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं और उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाओगे। तुम्हारा हाथ अपनी गलती की वजह से जख्मी हुआ है, यकीनन हमें दोष नहीं दोगे और अब उतर जाओ। इतनी जल्दी जान छूटने पर वो खुशी से चहकता हुआ नीचे उतर गया। बोला, शुक्रिया। लौरा ने कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी दूर आते ही मैंने उसे कार रोकने का कहा और बुर्का उसकी जानिब बढ़ा दिया। वो भिन्नाते हुए बोली, इसकी क्या जरूरत है, रात को कुछ नजर नहीं आता। मेरा लहजा जरूरत से ज्यादा सख्त था। पहनो, वो बिगड़ गई, तुम मुझ पर हुक्म नहीं जमा सकते। मैं बेमुरव्वती से बोला, ऐसा बस तुम सोचती हो। वो दुरुस्ती से बोली, तुमने वहाँ भी काफी बेहुदा गुफ्तगू की जिसे मैं बर्दाश्त कर गई। अगर एहसान जताकर और मुझ पर हुक्म चलाकर मदद करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, तुम उसके काबू में थी। क्या तुम्हारी पाकीज़गी का कसीदा पढ़कर तुम्हें अपना जानू बताकर उसका पल्ला भारी कर सकता था? तुम बच्ची हो, मालूम नहीं है कि दुश्मन को कैसे गलत फहमी में मुब्तला किया जाता है। मुझे खफ की भरी नजरों से घूरते हुए वो आवाज़ बुलंद बड़बड़ाई, तुम बस बकवास कर सकते हो, और बाहर निकलकर निकाब उड़ने लगी। मैं भी बाहर आ गया। उसके तैयार होते ही हम पैदल चल पड़े। कार को मजीद इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता था। 50-60 कदम लेते ही खाली टैक्सी मिल गई थी। हम रिहाइश से थोड़े फासले पर उतरे और अपने ठिकाने की तरफ बढ़ गए। विशाल से मुलाकात के बाद उस जगह पर मेरा एतमाद बढ़ गया था।